चलो बच्चों, आज का अपना टारगेट है बैकअप क्लास। पूरा मोल कंसेप्ट, स्टॉकियोमेट्री जो अपना आधारभूत रसायन है, ठीक है, उसकी बैकअप क्लास आपको हम ऐसी क्लास दे रहे हैं जिससे आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और पूरा कंप्लीट आज की क्लास में हो जाएगा जितना हमने पढ़ाया है। बट बहुत मेन चीजों पर हम आज फोकस करेंगे ताकि आपको मेन फार्मूले याद हो जाएं और मेन बातें समझ में आ जाएं, ताकि आप जब मेन क्लास में जाएं, जो ओरिजिनल क्लास में आप बैठे, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, मूल का मतलब है इसमें बिल्कुल मेन बातों की स्टडी की जाती है ताकि आप रसायन विज्ञान के बाकी अध्याय, जैसे आप आयनिक इक्विलिब्रियम है, रासायनिक साम्य है, विलयन है, उन सब की आप अच्छे से स्टडी कर पाए, आप उन्हें अच्छे से समझ पाए। इसके लिए हमको इसमें कुछ खास बातों को समझना होता है। तो सिंपल बच्चों, सबसे पहला हम आपको समझा रहे हैं परमाणु भार। परमाणु भार का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या इनटू प्रोटॉन का भार, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। देखो, एन का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एम का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, माने प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का संख्या, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चार तीनों चीजें, इसका मतलब हुआ प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इन सबका जब हम योग कर देते हैं तो हमें मिल जाता है परमाणु भार, एक परमाणु का भार। बच्चों, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन पर ध्यान दीजिए, 1.0075 AMU के आसपास होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.0081 के आसपास होता है AMU, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00054 AMU होता है। ये इतना कम होता है कि इसको आप छोड़ देते हैं, इसको आप नगण्य मान लो, इसको आप जीरो मान लो। ये देखिए, जीरो के बाद जीरो है, तो इसलिए इसको अपन हटा देते हैं। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो मान लें, ये देखिए जीरो के बाद जीरो जीरो जीरो, तो न्यूट्रॉन का ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जीरो आएगा। तो बच्चों, परमाणु भार जो होता है ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसको भी तुम मान लो 1, क्योंकि बेटा यहाँ पर जीरो जीरो है, यहाँ पर जीरो जीरो, इसको भी मान लो 1 AMU। ये इस तरह से अपन मान लेते हैं। तो बस सिर्फ अब आप इसका मान 1 रख दो और इसका मान 1 रख दो, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो केवल क्या बचा बच्चों? परमाणु भार, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपका परमाणु भार हो जाता है। ये आपका परमाणु भार, बस प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्याओं को जोड़ दो तो ये हमको मिल जाता है क्या? परमाणु भार। बच्चों समझ आ गया? बोलो। अब जैसे आपने उदाहरण लिया, उदाहरण सोडियम का परमाणु भार, तो सोडियम का जो परमाणु भार होगा,
सोडियम में बच्चों प्रोटॉनों की संख्या है 11, न्यूट्रॉनों की संख्या है 12, दोनों का योग कर दो तो ये देखो आ गया 23। तो हमारा सोडियम का परमाणु भार 23। अब इसे लिखेंगे कैसे? सोडियम का परमाणु क्रमांक यहाँ लिखा जाता है, किसी भी चीज का परमाणु क्रमांक यहाँ, परमाणु भार यहाँ लिखा जाता है, ध्यान रखना। तो आपने कभी सोडियम को बना देखा होगा तो इस तरह से देखा होगा 11, 23। देखो ये 23 आपका यहाँ आ गया, 11 यहाँ आ गया। यदि तुम 23 में से 11 माइनस कर दोगे तो 12 आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो बस ऐसे अब आप किसी भी तत्व का परमाणु भार बड़े आसानी से निकाल सकते हो। बस प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देना, ये आपका बन जाएगा परमाणु भार। ये 23 AMU आया, ये बच्चों AMU है, ये AMU है, ठीक। तो 23 AMU सोडियम का परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, लिख लीजिए इसको। बच्चों ध्यान से सुनना। तो सोडियम के एक परमाणु का भार यह आ गया 23 AMU। अब बात बहुत ध्यान से सुनना, ये एक परमाणु का भार है 23 AMU। और जब तुम AMU को जितना भी AMU है उसको द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करो। AMU द्रव्यमान को AMU के बराबर द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करें तो यह 1 मोल परमाणु का भार आ जाता है। जिसे मोलर परमाणु भार, यही अपन यूज करते हैं, मोलर परमाणु भार कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना है। यहां मैंने लिखा एक परमाणु का द्रव्यमान, ये देखो 23 AMU है। यदि मैं इस परिभाषा को इस पे रिप्रेजेंट करूं तो ये देखिए ये हो गया 23 ग्राम। तो ये हो गया सोडियम का ग्राम में परमाणु भार। इसे ही हमने क्या नाम दिया? देखो 1 मोल का भार, ठीक। इसे अब अपन बोलते हैं, ये अलग चीज होती है। ये बच्चों एक परमाणु का भार है और ये पूरा परमाणु भार है 23 ग्राम। इसका 1 मोल का भार ये लिख दिया हमने, 1 मोल परमाणु का भार। तो इसी AMU को ग्राम में बदल दिया हमने और यह मोलर भार हो गया। तो इसको बड़े ध्यान से लिख लीजिए, एक एक बात समझिए इसकी। तो सोडियम के एक परमाणु का भार 23 ग्राम, सोडियम के ग्राम में परमाणु भार 23 ग्राम, और 23 ग्राम 1 मोल परमाणु का भार, जिसे अपन मोलर परमाणु भार कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ये आ जाता है। लिख लिया बच्चों? अब आप ये 23 AMU बोलोगे तो 1 परमाणु का भार है, और ये 23 ग्राम बोलोगे तो 1 मोल परमाणु का भार है, जिसे आप 23 ग्राम, ये हम ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। अब बच्चों AMU का मतलब होता है और मोल का मतलब समझाते हैं।
किसी भी पदार्थ के 1 मोल में, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में किसी भी पदार्थ के 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 परमाणु होते हैं। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 परमाणु होते हैं। अर्थात ये जो 23 ग्राम है, ये जो 23 ग्राम है, यह इतने परमाणुओं का भार है। इतने परमाणुओं का जो भार है ये 23 ग्राम। 6.022 into 10 to the power 23 परमाणुओं का भार 23 ग्राम होता है और एक परमाणु का भार 23 AMU होता है। लिखिए, तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 परमाणु होते हैं और इतने परमाणुओं का भार ग्राम में लिखेंगे तो 23 ग्राम आएगा और एक परमाणु का भार होगा 23 AMU। अब AMU का मतलब क्या हुआ? 1/6.022 into 10 to the power 23, जिसे आप बोलते हो 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम, ये 1 AMU के बराबर होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि 1 AMU बराबर काय के होता है, तो 1 AMU बराबर होता है 1/एवोगैड्रो नंबर, और जिसको आप सॉल्व करोगे 23 ऊपर जाएगा और ये इसको 10 मान लो तो ये हो गया -24, ये आ जाएगा 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। ये 1 AMU का द्रव्यमान ग्राम में होता है। लिख लिया बच्चों? अब ये जो 1 AMU है, 1 AMU किसे कहते हैं? 1 AMU बराबर से होता है कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई, अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये कहलाता, AMU कहलाता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए AMU काय के बराबर है, तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। तो इस बात का ध्यान रखिएगा AMU का। अब परमाणु भार से अणु भार निकालना। अणु भार बराबर से होता है अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग। जैसे अगर हम उदाहरण ले लें NaOH, उदाहरण NaOH, तो सोडियम होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन 1 होता है, ये हो गया 40 के बराबर। ये 40 AMU हो गया।
ये 40 AMU जो हुआ एक NaOH अणु का भार, एक NaOH अणु का भार। अगर हम इस 40 को इस तरह 40 ग्राम बोल देंगे तो ये 40 ग्राम जो हो गया एक NaOH नहीं, अब एक मोल NaOH का भार, इसे ही हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अणु भार, जिसकी यूनिट हम ग्राम में ले लेते हैं। ये ग्राम। तो NaOH के एक अणु का भार, NaOH का केवल एक अणु लो तो वो भी 40 आएगा पर AMU में लिखा जाएगा, और NaOH का मोलर भार लोगे तो वो भी 40 आएगा पर वो ग्राम में आएगा। तो दोनों में अंतर, एक अणु का भार और एक मोल अणुओं का भार, तो एक मोल अणुओं का भार 40 ही आएगा, और इसे हम बोलते हैं अणु भार, ग्राम में व्यक्त करते हैं। तो ये दोनों संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर हैं, संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर है, बट ये अणु भार हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक अणु का भार AMU में होता है। तो ऐसा आप इसको लिख लें। एक उदाहरण से मैंने बात समझा दी है। अब आप मेरे सब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखेंगे तो आपको बहुत सारे उदाहरणों से बहुत सारी बातें समझाई हैं। मुख्य बात ये समझा दी एक उदाहरण। अब देखो, कभी कभी अपन क्लोरीन, अब एक नई बात, क्लोरीन का परमाणु भार जो तुम लिखते हो वो कभी कभी तुम्हें ऐसा दिखता है 35.5। तो ये कैसे हो गया सर? जब हमने न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का योग किया तो वो तो पूर्णांक आना चाहिए, फिर ये कैसे हो गया? तो ये वास्तव में क्लोरीन का परमाणु भार नहीं है, ये औसत परमाणु भार हुआ, औसत परमाणु भार। तो क्लोरीन का परमाणु भार, औसत परमाणु भार, तो हमारा टॉपिक हो गया औसत परमाणु भार। ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको, औसत परमाणु भार कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन आपको नीट में 3 बार आया है। तो क्लोरीन 2 प्रकार की होती है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक तो 17 ही है, लेकिन एक का परमाणु भार होता है 35 और एक का परमाणु भार होता है 37, और इनका जो वायुमंडल में अनुपात होता है वो होता है 3:1। वायुमंडल में अनुपात, वायुमंडल में इनकी जो उपस्थिति है वो 3:1 के रूप में होती है। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो। ये तो जब ये हम दोनों का अनुपात लेते, दोनों का हम औसत लेते हैं तो इतना आता है। अब दोनों का औसत लेंगे तो औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार इस तरह से निकालेंगे, ये हुआ 35 और ये हुआ 3, तो 35 गुणित 3 कर दिया, प्लस ये हुआ 37 गुणित ये हुआ 25% माने 1, ये 1 से गुणा कर दिया, ये 1, और ये वाला 3 और ये वाला 1 जोड़ दिया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 35 दिया 105 प्लस 37 जोड़ना डिवाइड करना 4 से, तो ये आ जाएगा 35.5। इस तरह से ये निकाला जाता है। तो ये जो आपको 35.5 मिल रहा है ये औसत परमाणु भार है, और ये इनके क्लोरीन 17 35, क्लोरीन 17 37, ये इनके आइसोटोप 2 होते हैं। तो 2 आइसोटोप में ये 35 है, ये 37 है, पर ये जो आप निकाल रहे हो ये एवरेज होता, औसत होता है। तो इसे याद रखिए। अब आपको समझ आ गया होगा इतने में, लिखिए इसको।
अब देखिए, जब आपने ये कंप्लीट कर लिया तब आप मोलों की गणना कर सकते हैं। मोलों की गणना, ध्यान दीजिए, अब मोलों की गणना करने में किसी भी पदार्थ के एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या बराबर से होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ध्यान से समझिए, ये जो पदार्थ है ये यदि परमाणुओं से बना है, परमाणु से बना पदार्थ है, ये बात समझना, ये जो पदार्थ है ये परमाणुओं से बना है, तो यहाँ पर कणों की संख्या को हम बोलेंगे परमाणुओं की संख्या, और तब भी वो इतनी ही आएगी। अगर ये पदार्थ अणुओं से बना है, अणुओं से बना है, यदि ये पदार्थ अणुओं से बना है तो यहाँ पर कणों की संख्या अणुओं की संख्या कहलाएगी, और वो इतनी ही होगी, अणुओं की संख्या। जैसे मैं उदाहरण दूं, परमाणुओं से बना, जैसे आपका ये हमारे पास एक छोटी सी कटोरी रखी है तांबे की, ये तांबा ही तांबा, इसमें परमाणु तांबे परमाणुओं से बना है। तो उदाहरण, इसमें आप उदाहरण लिख सकते हो कोई भी धातु, और इसमें कोई भी उदाहरण लिख सकते हो कोई भी यौगिक। आप NaOH ले सकते हो, आप H2SO4 ले सकते हो, आप पानी ले सकते हो, आप CO2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इसमें कोई भी धातु, जैसे कापर, ये धातु है, कोई भी धातु, तो ये केवल कापर के परमाणुओं से बनी है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे परमाणुओं की संख्या। ये अणुओं से निर्मित है तो अणुओं की संख्या, लेकिन मात्र संख्या यही रहेगी, दोनों में संख्या यही रहेगी। लिखिए बच्चों, अब आपने बोला एक मोल H2SO4 में कितने अणु होंगे, तो इतने ही अणु होंगे, और आपने बोला एक मोल कॉपर में कितने परमाणु होंगे, तो इतने ही परमाणु होंगे। तो चाहे आप परमाणु बोले चाहे आप अणु बोले, चाहे आप परमाणु बोले चाहे आप अणु बोले, संख्या आपको यही मिलेगी। देखिए, यानी अगर आप मोलों की संख्या निकालना चाहेंगे, मोलों की संख्या बराबर से ये फार्मूला हो जाएगा, पदार्थ के कणों की संख्या बटे 6.022 इंटू 10⁻23, ये कणों की संख्या। और बच्चे, ये कण जो हो सकते हैं, ये प्रोटॉन हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये परमाणु हो सकता है, ये अणु हो सकता है, ये आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कण तो कुछ भी हो सकते हैं। तो कणों की संख्या को, जो परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, हम यदि एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें तो ये हमको मिल जाएंगे, मोलों की संख्या मिल जाएगी। पहला फार्मूला मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। यदि आपके पास 1000 शक्कर माने C12H22O11 अणु हो, तो इनमें कितने मोल होने चाहिए, कितने मोल होने चाहिए। आपने 1000 शक्कर, दाने नहीं, शक्कर के दाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शक्कर के अणुओं की बात कर रहा हूं। ऐसे C12H22O11 के ये एक अणु हुआ, ऐसे आपके पास 1000 अणु हो तो उसमें कितने मोल होने चाहिए। तो हमारे को समझ आ गया, हमारा कण
अणु भी हो सकता है, कण परमाणु भी हो सकता है। ये फार्मूला लगाया, मैंने लिखा यहाँ पर है 1000 बटे 6.022 इंटू 10⁻23, बस ये इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा आपका। अगर आपने इसे सॉल्व किया तो ये 3 है, यहाँ से 3 चला गया, ये आया 1/6.022 इंटू 10⁻20, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻21 आ गया। तो इस तरह से ये आपका मोलों की संख्या आ गई, ये मोलों की संख्या आ गई। तो एक उदाहरण मैंने आपको देके समझा दिया। ये अब आपको चाहे कोई प्रोटॉन दे, इलेक्ट्रॉन दे, परमाणु, अणु, आयन कुछ भी दे, तो अणुओं की संख्या, कणों की संख्या यहाँ रखिए, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कीजिए, तो आपको आ जाएगा मोलों की संख्या। अब देखिए, यदि मान लीजिए आपको मोलों की संख्या निकालने का दूसरा फार्मूला, मोलों की संख्या बराबर से पदार्थ का भार, ये जो पदार्थ का भार ले रहे हो आप ग्राम में ले रहे हो। अब ध्यान से सुनना, यदि पदार्थ आपका परमाणुओं से बना है, ये जो पदार्थ है परमाणुओं से बना है, तो आप यहां पर यूज करोगे परमाणु भार, ठीक है। पदार्थ यदि परमाणुओं से बना है तो यूज करोगे परमाणु भार। जैसे मैंने प्रश्न दिया, ये क्वेश्चन दे रहा हूं, 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या निकालो। अब बताओ, ये तुम्हारा जो सोडियम है ये परमाणुओं से बना है, केवल सोडियम से, तो यहां पर आप यूज करोगे ये निकालने के लिए 46 ग्राम ये हो गया, और आप जानते हो सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, ये आ गए 2 मोल। और अगर आपको मोलों की संख्या के निकालने के बाद यदि आपको परमाणुओं की संख्या निकालना है, तो ये देखो, ये जो 2 मोल आए, मोल की जगह, मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, तो आप ऐसा रख सकते हो, ये मोल की जगह एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये सोडियम परमाणुओं की संख्या आ गई। तो ये सोडियम के मोलों की संख्या आई 2 मोल, ये लिखा आपने 2 मोल, और ये 2 मोल में अगर आपने एवोगैड्रो से गुणा कर दिया तो ये परमाणुओं की संख्या आ गई, इतनी परमाणु हुए इसमें, ये इतने परमाणु और इतने मोल हुए, वही सोडियम है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है, इसको लिख लो। अब मान लीजिए अगला, अब मान लीजिए आपका पदार्थ परमाणु का ना बना हो के अणुओं से बना है, तो यहां पर हम यूज करेंगे अणुभार, हम यहां पर यूज करेंगे अणुभार। जैसे मैंने उदाहरण दिया, प्रश्न है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या निकालो। अब अगर 44 ग्राम में मोलों की संख्या निकाल रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है अणु होती है, ये देखिए CO2, तो हम यहाँ पे पदार्थ का अणुभार यूज करेंगे। आपको ये दिया है 44 ग्राम, अब कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार जब निकालोगे तो कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 और 2 ऑक्सीजन है, तो 32 और 12 ये 44 हो गया। तो ये आ गया आपका 44 ग्राम, ये आपका ये अणुभार है ये,
और ये आपका 44 ग्राम ये भार है ये। तो इस तरह से ये आपको मिल जाएगा 1 मोल। ये 1 मोल CO2 आ गई आपकी। और यदि आपको इसमें परमाणुओं की संख्या निकालना है तो ये 1 मोल की जगह आप एवोगैड्रो रख दो 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये CO2 के अणु आ जाएंगे। ये अणुओं की संख्या आ गई। तो यहाँ पर मोल CO2 है और यहाँ पर उस मोल में एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो CO2 के अणुओं की संख्या आ गई। तो मोलों की संख्या को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, यदि आपको गैस दी जा रही है तो गैस का जो आयतन होता है, गैस का जो आयतन होता है उसे हमको समझना है। तो आपने पढ़ा होगा STP। पहले STP का मतलब समझ लें, मानक ताप दाब। जो मानक ताप होता है वो 273 केल्विन होता है और जो मानक दाब होता है वो एक वायुमंडल दाब होता है। इसको हम बोलते हैं मानक ताप दाब। ये तो मानक, इसको STP पर किसी भी गैस के 1 मोल, ये देखिए 1 मोल STP पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर बोलो या 22,400 मिलीलीटर बोलो या सीसी बोलो, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब बोलो, ये तीनों एक ही चीज है। तुम 22,400 मिलीलीटर बोलो चाहे 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो, ये देखो क्यूबिक लगा और ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का C और क्यूब का C, तो सीसी सेंटीमीटर क्यूब और ml तीनों एक ही चीज होती है। तो ऐसा लिख सकते हैं 1 मोल। और गैस कौन सी, किसी भी O2 हो चाहे CO2 हो चाहे CH4 हो चाहे N2 हो चाहे Cl2 हो, कोई भी गैस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गैस कोई भी हो। लिख लिया बच्चों? तो अब बताओ, यदि 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर है तो उल्टा पढ़ो, 22.4 लीटर यदि आयतन हो तो कितने मोल होने चाहिए गैस के? 1 मोल। उल्टा भी पढ़ सकते हो, 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर तो 22.4 लीटर में 1 मोल, ऐसा भी लिख सकते हो। ये STP पर किसी भी गैस के 22.4 लीटर में 1 मोल होते हैं, ऐसा लिख सकते हो। तो ये फार्मूला बन गया। किसी भी गैस के मोलों की संख्या किसी भी गैस के मोलों की संख्या बराबर से गैस का
एसटीपी पर आयतन लीटर में ले लो बटे 22.4, ये भी लीटर में है। तो ये आपका, अगर आपको एसटीपी पर आयतन दिया जाए किसी भी गैस का तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, तो किसी भी गैस के मोलों की संख्या आपको मिल जाएगी। जैसे आपको दिया जाए गैस 100 लीटर गैस है तुम्हारे पास, कोई सी भी गैस, हाइड्रोजन गैस 100 लीटर आ गई, इसमें कितने मोल, तो 100 बटे 22.4। अगर तुम्हारे को कार्बन डाइऑक्साइड 500 लीटर मिल गई तो 500 लीटर बटे 22.4। यदि तुम्हें नाइट्रोजन 500 ml मिल गई तो 500 ml, ये सब एसटीपी पर ही लिख दिया है, तो 500 ml, ml का मतलब लीटर में बदलो, तो 0.5 लीटर हो गया, 0.5 लीटर बटे 22.4। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो ml, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आयतन लीटर की बजाय ml में है तो यहाँ पे 22,400 कर देना, सीसी ये ml कर देना, यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये मोलों की संख्या आपको समझ में आ गई अच्छे से, तो मोलों की संख्या को निकालने के ये तरीके आपको समझा दिए। अब मोलों की संख्या को सब जान चुके, अब तुल्यांकों की संख्या। किसी भी पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या, आप ऐसा भी लिख सकते हो, किसी पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या। तो किसी भी पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बराबर से उस पदार्थ का भार, उस पदार्थ का भार वो ग्राम में होना चाहिए, बटे उस पदार्थ का तुल्यांक भार, उस पदार्थ का तुल्यांक भार। ये जो पदार्थ आप ले रहे हो उस पदार्थ का हमें निकालना है तुल्यांक भार। यदि हमारे पास पदार्थ का भार तो हमें मालूम है, क्वेश्चन में दिया जाएगा, लेकिन तुल्यांक भार हमको मालूम होना चाहिए, तो हम किसी भी पदार्थ का तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने एक प्रश्न दिया कि 98 ग्राम H2SO4 में तुल्यांकों की संख्या निकालिए। ये तो ये फार्मूला, ये पदार्थ में तुल्यांकों की संख्या बराबर थे उस पदार्थ का भार, तो ये आपको भार दिया है 98 ग्राम। अब हमें तुल्यांक भार चाहिए, तो तुल्यांक भार बराबर से होता है अणु भार बटे एन फैक्टर। और H2SO4 का अणुभार तो तुम निकाल सकते हो, जैसे H2SO4 का अणुभार निकालना है तो हाइड्रोजन 2 हो गए, और हाइड्रोजन का भार, परमाणु भार होता है 1, सल्फर 1 है तो परमाणु भार हो गया 32, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, और 4 ऑक्सीजन है तो 16 गुणित 4 डिवाइड कर दो उसके, 16 गुणित 4 डिवाइड कर दो उसके एन फैक्टर से। ये एन फैक्टर इसमें जो दिख रहा है एच, ये एच कितने दिख रहे हैं 2, तो इसका एन फैक्टर हमको 2 मिल गया। तो जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो ये 98/2 इक्वल टू आ जाएगा 49। तो ये चीज हमको समझना है, ये चीज, तो ये चीज अणुभार बटे होता है एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पर हमारा 2 है, परमाणु भार से तुम अणुभार का निर्माण कर सकते हो, या 98, और एन फैक्टर 2 है, एन फैक्टर को आपको समझाते हैं।
तो ये 98/49 ये आपका तुल्यांक भार हो गया ये, और ये आपका ग्राम में भार। तो ये आपको 2 तुल्यांक मिल गए, ये 2 तुल्यांक आपको मिल गए। तो ये आपको प्रश्न में दिया जाएगा। अब बात आती है इसकी, तो इसे जो कोई समझ लेगा वो तुल्यांकों की संख्या को निकाल सकता है। देखो, किसी भी पदार्थ का तुल्यांक भार, किसी भी पदार्थ का जो तुल्यांक भार होता है इसे आपको निकालना है। वो होता है अणुभार बटे एन फैक्टर। अब बात आती है कि ये एन फैक्टर क्या चीज होती है, ये एन फैक्टर ये क्या होता है। तो ये अलग अलग चीजों का अलग अलग एन फैक्टर होता है, ये अलग अलग चीजों का अलग अलग एन फैक्टर होता है। जैसे अम्ल ले लिया, तो अम्ल अगर आपने लिया तो अम्ल का एन फैक्टर उसका विस्थापनीय एच की संख्या होती है। विस्थापनीय एच की जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं एन फैक्टर। मैंने उदाहरण के रूप में H2SO4 लिया, तो H2SO4 में विस्थापनीय H 2 है, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया। तो तुल्यांक भार E बराबर से आ गया, अणुभार आपने 98 निकाला, एन फैक्टर 2 हो गया, ये आ गया 49। ठीक है, ऐसे आप इसे निकाल लेंगे। अगर मैंने H3PO4 लिया होता तो एन फैक्टर मुझे मिल जाता 3, पर इसको समझना होता है, एन फैक्टर को इस तरह से समझना होता है। ये ऑक्सीजन लगे H से, ये ऑक्सीजन लगे H से, ये ऑक्सीजन लगे H से। जो ऑक्सीजन H से लगे होते हैं उनकी संख्या आप गिन लो, जो ऑक्सीजन H से लगे होते हैं उनकी संख्या आप गिन लो। तो यहाँ पर आपकी 3 आ रही है, तो ये तुल्यांक भार H3PO4 का अणुभार लिखना, तो ये भी 98 आएगा, डिवाइड करोगे 3 से, ये आपका मिल जाएगा। तो ये जो H जो ऑक्सीजन से लगे होते हैं उनकी संख्या को हम बोलते हैं विस्थापनीय H की संख्या, इसे बोलते हैं क्षारकता, इसी को बोलते हैं क्षारकता। तो ये द्विक्षारकीय अम्ल हो गया, ये त्रिक्षारकीय अम्ल हो गया, ये द्विक्षारकीय, ये त्रिक्षारकीय। तो इस तरह हम अम्ल की तुल्यांक भार को निकाल सकते हैं। तो अम्ल का तुल्यांक भार निकालने का ये सामान्य तरीका होता है। लिख लेंगे इसको। अब देखो, यदि आपने अम्ल की जगह क्षार लिया होता, क्षार का तुल्यांक भार, तो यहाँ पर विस्थापनीय OH की संख्या आ जाती, विस्थापनीय OH की संख्या। क्षार में बेस होता, बेस में OH होते हैं, तो यहाँ पर इसकी अम्लीयता लिखी जाएगी, एन फैक्टर बराबर से हो जाएगी अम्लीयता। जैसे मैंने ले लिया उदाहरण के तौर पर NaOH, तो NaOH का एन फैक्टर हो जाएगा 1, और तुल्यांक भार जब मैं निकालूंगा तो अणुभार आप निकाल लोगे, 40 अब भी निकाला था, और एन फैक्टर 1 हो गया, तो इसका तुल्यांक भार 40। जैसे आपने CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो यहाँ पर एन फैक्टर हो जाएगा 2, और तुल्यांक भार जब निकालोगे तो कैल्शियम होता है 40, ऑक्सीजन 16 और एक हाइड्रोजन 17, 17 × 2 डिवाइडेड बाई आप 2 कर देना, तो ये आपको मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार। तो इस तरह हम किसी भी यौगिक का तुल्यांक भार निकालते हैं, तो उसका अणुभार बटे एन फैक्टर। अब यदि यौगिक क्षार है तो OH की संख्या देखिए,
यदि यौगिक अम्ल है तो H की संख्या देखिए, ये आपको समझना है। अगर आपने कोई लवण लिया होता तो लवण का एन फैक्टर बराबर से, इस लवण को एन फैक्टर को कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम सल्फेट लवण ले लिया है, देखिए ये, तो ये Al2SO4 थ्राइस है, ये 3 इस तरफ गया तो ये +3 बन गया, और ये 2 इस तरफ गया तो ये -2 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम पर +3 आवेश होता है और सल्फेट पर -2, ये 2 ये बन गया -2, और ये जो 3 है ये बन गया +3। तो अब लवण का तुल्यांक भार निकालना हो तो धनावेश देख लो और धनावेश धनायन का गुणांक देख लो। ये आपका एन फैक्टर हो गया किसी भी लवण का। यहाँ पर धनावेश एल्यूमिनियम है, आयन है, और इस पर धनावेश 3 है और उसका कोफिशिएंट 2 है, तो धनायन पर आवेश हो गया 3 और उसका गुणांक हो गया 2, ये हो गया इसका एन फैक्टर 6। तो किसी भी लवण का एन फैक्टर निकालना है तो इस तरीके से। और अब इसका तुल्यांक भार निकालना है तो एल्यूमिनियम सल्फेट का पूरा अणु भार लिखना और एन फैक्टर 6 है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अणुभार निकालने के लिए क्या करोगे, एल्यूमिनियम 27 × 2, सल्फर देखो 32 और थ्राइस है तो 32 × 3, ऑक्सीजन देखो 4 है यहाँ पर और 3, तो ऑक्सीजन होता है 16, 16 × 4 × 3, ये सब का योग कर देना तो ये आपका आ जाएगा अणुभार, और अणुभार को डिवाइड करना एन फैक्टर से तो ये आ जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का तुल्यांक भार। तो किसी लवण का तुल्यांक भार निकालने का ये तरीका मैंने आपको समझा दिया एक एग्जांपल। लिख लो जल्दी। अब कोई आयन दिया है, लवण की जगह कोई आयन दिया है, आयन का एन फैक्टर, तो आयन का एन फैक्टर, जैसे आपने सोडियम आयन ले लिया तो एक ही आवेश होता है तो इसका एन फैक्टर हो गया 1। जैसे आपने ले लिया कैल्शियम आयन तो कैल्शियम तो एन फैक्टर इसका हो गया 2। जैसे आप एल्यूमिनियम जानते हो उस पर चार्ज होता है 3 तो इसका एन फैक्टर हो गया 3। जैसे आपने क्लोराइड आयन लिया तो क्लोराइड आयन पर चार्ज होता है 1, ये दिख रहा है 1। जैसे आपने ऑक्साइड आयन लिया तो ऑक्साइड आयन पर चार्ज होता है 2। तो इस तरह से आप जिसको भी चाहो उसका एन फैक्टर लिख सकते हो, और इनका तुल्यांक भार परमाणु भार बटे एन फैक्टर। अब इन सबके आप तुल्यांक भार निकाल सकते हो बड़े आसानी से। भाई सोडियम निकालना है तो सोडियम का तुल्यांक भार निकालना है तो 23/8। तुमको कैल्शियम का निकालना है तो 40/2, ये आ जाएगा। तुमको एल्यूमिनियम निकालना है तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार होता है 27 और एन फैक्टर 3 है तो ये आ गया 9, ये आ गया 20। क्लोरीन का परमाणु भार होता है, आपने अब भी देखा 35.5, एन फैक्टर है 1।
ऑक्सीजन का परमाणु भार आपने अब भी देखा 16 होता है, डिवाइडेड बाई 2, एन फैक्टर 2 दिख रहा है, ये दिख रहा है 2, और ये आ गया 8, ये आ गया 35.5। तो इस तरह से आप किसी आयन का एन फैक्टर उसके चार्ज के बराबर होता है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो इस तरह आप किसी भी आयन का एन फैक्टर निकाल करके उसका तुल्यांक भार निकाल सकते हो, आयन तक का। अब आप एसिड, बेस, लवण, आयन सबके तुल्यांक भार निकालना सीख गए हो। तो अब बताओ, तुल्यांकों की संख्या निकालने में कोई परेशानी नहीं। पदार्थ का भार दिया जाए, तुल्यांक भार दिया जाए, तो तुम किसी भी चीज के तुल्यांकों की संख्या को निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं? जैसे मान लो मैंने दे दिया क्वेश्चन, 27 ग्राम एल्यूमिनियम में तुल्यांकों की संख्या निकालो। तो कितना आसान, तुल्यांक को ये फार्मूला लगाया, भार दिया 27 ग्राम, अब हमको चाहिए तुल्यांक भार। तो तुल्यांक भार सर ने बताया था, ठीक है, सर ने क्या बताया था तुल्यांक भार? भाई परमाणु भार लिखो, 27 होता है इसका परमाणु भार, और इसका एल्यूमिनियम पर आवेश होता है 3, उसकी संयोजकता होती है 3, तो ये 9 अब भी आप निकाल चुके हो, 9 से डिवाइड किया, ये 3 तुल्यांक आ गए। तो ये परमाणु भार है और ये एन फैक्टर है, ये तुल्यांक भार आ गया। और ये द्रव्यमान दिया है 27 ग्राम, ये मैं 54 ग्राम दे भी 54 ग्राम भी दे सकता था, 27 की जगह मैंने दे दिया 54 ग्राम, तो ये आपका आ जाएगा 6 तुल्यांक। तो ये कुछ भी दे सकता हूं मैं, ये परमाणु भार फिक्स है, तुल्यांक भार फिक्स है, ये एन फैक्टर फिक्स है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है। तो लिखिए इसको भी एग्जाम्पल। तो इस तरह बच्चों तुल्यांकों की संख्या, मोलों की संख्या, परमाणु भार, अणु भार, एएमयू, ये मैंने बिल्कुल मेन मेन बातें आपके दिमाग में डाल दी। और अब हम जैसे ये सब पता लग जाए तो हम सांद्रता इकाइयों को समझ सकते हैं। सांद्रता इकाइयां, जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि बच्चों सांद्रता इकाई में पहले शक्ति, तो शक्ति का मतलब होता है किसी विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, बस ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। माने मैंने मैंने ये 1 लीटर का यहाँ पे निशान लगा हुआ है, मैंने ले ली 100 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम शक्कर ले ली, और पानी भरते गया, पानी भरते गया, भरते गया, भरते गया, 1 लीटर तक भर दिया। ये देखिए, ये बन गया शक्कर का विलयन। तो मैं इसकी सांद्रता बोलूंगा, इसकी सांद्रता बोलूंगा 100 ग्राम प्रति लीटर। बस ये हो गई शक्ति इसकी, ये हो गई आपकी शक्ति 100 ग्राम प्रति लीटर। बात समझ आ गई? तो शक्ति सांद्रता जो होती है वो ग्राम प्रति लीटर, माने 1 या बिलियन बना आपका पूरा बिलियन, ये 100 ग्राम है विलाया विलेय पदार्थ, और धीरे धीरे पानी मिला के अपन ने 1 लीटर तक भर दिया, तो ये पूरा बिलियन बन गया।
तो इसको हम बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। यानी इसकी ऐसा लिख सकते हो, पदार्थ का भार, ये ग्राम में, ये देखो पदार्थ का भार, कौन से पदार्थ का? विलेय पदार्थ। ये विलेय पदार्थ का भार ग्राम में बटे, अब जब पानी मिला दोगे तो पूरा विलियन बन जाएगा, और विलियन 1 लीटर है, पानी नहीं, पानी 1 लीटर नहीं है, विलियन 1 लीटर है, तो बटे विलियन का आयतन ये लीटर में, ये देखिए आ गया ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। इसी को हम बोलने लगते हैं शक्ति। चलिए दूसरा लिखिए। मोलरता, सांद्रता की इकाइयों में दूसरी हो गई मोलरता, कैपिटल एम। बच्चों देखो इधर, ग्राम विलेय पदार्थ का भार, और मैं इसी विलेय पदार्थ का अणुभार ले लूं, विलेय पदार्थ अणुभार, ये देखो, तो बच्चों विलेय पदार्थ का भार बट्टे विलेय पदार्थ का अणुभार, इसे हम बोलने लगते हैं मोलों की संख्या। आपने अब भी लिखा ये अपॉन ये, तो विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार, ये हम कहते हैं मोल। तो मोलरता बराबर से ये आ गई विलेय पदार्थ का भार इसमें ग्राम में बटे उस विलेय पदार्थ का अणुभार गुणित विलयन का आयतन लीटर में, गुणित विलयन का आयतन लीटर में। अब देखो विलेय पदार्थ, विलेय को हम नाम दे देते हैं बी, और विलायक को नाम हम दे देते हैं ए, ऐसा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, मोलरता बराबर से विलेय पदार्थ का भार, भार को डब्ल्यू, बी को विलेय, भार को डब्ल्यू, बी को विलेय, बटे विलेय पदार्थ का अणुभार, अणुभार को बोलते हैं हम एम, और विलेय पदार्थ के भार को बोल दिया ये विलेय का अणुभार हो गया, इंटू विलयन का आयतन लीटर में, और ये कहलाता है मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ये बन गई बच्चों मोलरता। तो मोलरता बराबर से हो गया नंबर ऑफ मोल्स विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये कहलाती है मोलरता। और इसको आप यूनिट जो लिखोगे मोल प्रति लीटर, ये यूनिट हो गई। अब बताओ समझ आ गई मोलरता? यानी WV अपान MV, WV का मतलब हुआ विलेय पदार्थ का भार, और MV का मतलब हुआ विलेय पदार्थ का अणुभार, और VL का मतलब हुआ विलयन का आयतन लीटर में, और ये मोल्स प्रति लीटर बन गया, जिसको आप मोलरता बोलते हो। माने 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ये मोलरता हो जाएगी। तो अब जैसे मान लो मैंने प्रश्न दिया होता आपको कि आप 100 ग्राम प्रति लीटर, ये देखो अभी फिर से वही दिया, 100 ग्राम प्रति लीटर विलयन की मोलरता निकालिए शक्कर की। तो शक्कर का भार कितना ले लिया? 100 ग्राम। अब शक्कर का परमाणु, शक्कर का अणुभार होता है C12H22O11, जब आप रखोगे तो ये आ जाएगा 342, ये अणुभार आ गया, ये आ गया आपका 342 अणुभार, गुणित विलयन का आयतन 1 लीटर दिया, ये देखिए 1 लीटर आयतन, तो आपने यहाँ पर 1 लीटर रख दिया। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपकी मोलरता आ जाएगी। तो WV अपान MV इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये कहलाती है बच्चों मोलरता।
समझ आ गया आपको मोलरता का मतलब? अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ये 100 ग्राम की जगह में 342 ग्राम ले लेता तो मैं यहाँ पर रख देता 342, और अणुभार जब तुम इसका निकालोगे तो ये भी आएगा 342, तो ये आ गया आपका 1 मोलर। ये कहलाया 1 मोलर विलयन। 1 एम विलयन का मतलब हो गया 1 मोलर विलयन। ऐसे 2 आ जाता तो 2 मोलर विलयन, 3 आ जाता 3 मोलर, 10 आ जाता 10 मोलर, आधा आ जाता तो सेमी मोलर, अगर मान लो 100 आ जाता तो सेंटा मोलर, ऐसा हम नाम दे देते। तो इस तरह से हम मोलर, डाई मोलर, पेंटामोलर, देसी मोलर आप बोल देते हैं इनको। तो इसको आप समझ गए अच्छे से मोलरता को? अब देखो अगला, बहुत ध्यान से समझना। अब नॉर्मलता लिख रहे हैं अपन, नॉर्मलता। एंड बच्चों ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर आपने वही शक्कर ली है, कोई भी चीज आप ले सकते हो। तो 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के यहाँ पर मोलों की जगह तुल्यांकों की संख्या कर देना, बस ये मेन बात, तुल्यांकों की संख्या, और मोलरता की जगह बन जाएगी नॉर्मलता कहलाती है, बस बाकी सारी चीजें सेम। मैं मान लीजिए यहाँ पर ये ले लेता हूं, चलिए अपन ले लेते हैं 98 ग्राम H2SO4 लिया मैंने, ये देखो 98 ग्राम H2SO4 लिया, इसमें पानी मिलाते गया और विलयन बन गया। तो बच्चों यहाँ पर तुल्यांकों की संख्या और विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का यहाँ पे अणु भार की जगह आपको लेना है तुल्यांक भार, बटे वही चीज आएगी सेम। तो यहाँ पर बच्चों तुल्यांक भार लेना, बस ये देखो ये अंतर आ गया। तो विलेय का तुल्यांक भार बाकी वही चीज है, और ये विलेय के तुल्यांकों की संख्या EQ लिख देते हैं हम, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट, भार बटे तुल्यांक भार को बोलते हैं तुल्यांकों की संख्या। और बच्चों EQ लिख देते हैं, तुल्यांक को हिंदी में टू लिख सकते हैं, तुल्यांक को टू और इंग्लिश में इक्विवेलेंट बोलते हैं। और इसकी यूनिट हो गई तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर। तो बस वही की वही क्वेश्चन बन गया। आप बताओ, मैंने दिया 98 ग्राम H2SO4, तो तुम यहाँ पर रख दोगे 98 ग्राम, और तुल्यांक भार H2SO4 का जो यूज करोगे वो आपको मालूम है 49, जो आपने अब भी किया, तो ये आ गया 2, और ये नॉर्मलता को ऐसा लिख सकते हो N2N। तो ये इस तरह से आप नॉर्मलता को निकाल सकते हो। डाई नॉर्मल हो गया, अगर 1 आता तो 1 नॉर्मल होता, 10 आता तो डेका नॉर्मल होता, 100 आता तो सेंटा नॉर्मल होता, ऐसे हम बोल देते हैं। तो नॉर्मलता भी इस तरह से आप लिख सकते हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये लिख लो। तो ये बिल्कुल एकदम परिभाषा, मैंने आपको ये फार्मूला ऐसे चेंज क्यों नहीं किए कि आपको ये बात समझ आए कि यहाँ पर पहले क्या लिखा था अणुभार, और अब क्या लिखा है तुल्यांकी भार। जैसे ही तुमने तुल्यांकी भार लिखा तो ये नॉर्मलता बन जाएगी, मोलरता की जगह ये नॉर्मलता बन जाएगी बच्चों, ये नॉर्मलता बन गई है। लिख लिया सब लोगों ने नॉर्मलता? अब तीसरी टर्म मोललता देखो। मोललता, इसका सिंबल होता है स्मॉल m। वही चीज देखो, विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का यहाँ पर वापस तुल्यांक भार की जगह अणुभार आ गया, ये अणुभार बटे बच्चों ये विलयन का आयतन है। यहाँ पर विलयन का आयतन नहीं लेना है, यहाँ पर हमें लेना है विलायक का आयतन, नहीं लेना है विलायक का द्रव्यमान। बस ये देखिए, विलायक का द्रव्यमान या भार
और ये लेना है किलोग्राम में। ये ध्यान रखने की जरूरत, ये किलोग्राम में लेना है। तो ये आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ध्यान दो, विलेय पदार्थ का भार देखिए वही डब्ल्यू भी लिया, विलेय पदार्थ का अणुभार वही एम बी लिया जो आपने स्टार्टिंग में लिया था एम बी, वही विलेय को बी माना, विलायक को ए माना और भार को डब्ल्यू। तो ये भार को डब्ल्यू माना और विलायक को ए माना। ये लेना है बच्चों किलोग्राम में। बट यदि ये आपको ग्राम में दिया जाता है तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से विभाजित कर दो, नीचे 1000 बटे में करो तो बटा 1000 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1000 ऊपर आ गया। पर ये ग्राम में है, ये ग्राम में। और यदि किलोग्राम में दिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में बदलना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आपका यह नॉर्मल, ये मोललता आ जाएगी बच्चों स्मॉल एम, स्मॉल एम। तो स्मॉल एम को आप इस तरह से बता सकते हो। तो मोललता की परिभाषा हो गई 1 लीटर बिलियन की जगह अब आप लिखोगे 1 किलोग्राम विलायक। ये देखिए 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की जगह यहाँ पर मोलों की संख्या आ जाएगी। मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा मोललता। क्या कहेंगे? मोललता। चलिए बच्चों, तो इस तरह आप मोललता को व्यक्त कर सकते हैं। अब मान लो मैंने वही चीज क्वेश्चन आपको दे दिया कि बच्चों 98 ग्राम H2SO4, यहां देखो अब पानी भर रहे हो, इसको तौल के भर दिया 1 किलोग्राम पानी, 1 किलोग्राम पानी। तो पानी का द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान नहीं है। ये किसका द्रव्यमान है? पानी का द्रव्यमान है। पानी का द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान, ये 98 ग्राम। तो ये आपके पास हो गया 98 ग्राम, ये डब्ल्यू भी हो गया, अणुभार हो गया 98, और ये 1 किलोग्राम पानी है तो ये 1 किलोग्राम लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर आपको विलेय का नहीं, विलायक का नहीं, विलायक का द्रव्यमान लेना है किलोग्राम में। ये विलायक का द्रव्य। इसकी जगह यदि मैं आपको 500 मिलीग्राम देता, 500 ग्राम देता, तो बच्चों 500 ग्राम का मतलब उसे किलोग्राम में बदलोगे तो 500 बटे 1000 कर दोगे, मैंने वो आधा केजी हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आप चाहें तो 500 ग्राम लिखा, 500 इंटू ऊपर 1000 कर देंगे तो ये किलोग्राम में बदल गया। 500 बटे 1000, 1000 ऊपर गया। ये इस तरह से आप मोललता निकाल लेंगे। ये बन गया आपका 2m बिलियन, 2 मोलल बिलियन। तो इस तरह आप मोललता कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये समझ आया आप लोग को? ये सब समझ आ गया आप लोग को? मोललता, मोलरता, नॉर्मलता कैसे लिखते हैं बताइए। ये सब समझ आ गया आप लोग को? यस सर। तो यहां तक आप एक बार कर लीजिए, और जब आप YouTube पर मैंने सब वीडियो आपके अपलोड कर दिए हैं, आप 1 बाय 1 एक एक क्लास देखोगे तो बिल्कुल एकदम सारी क्लासेस समझ में आपके चली जाएंगी। मैंने आपको वो चीज दे दी, बिल्कुल मूल बात, बिल्कुल मेन बातें आपको मैंने समझा दी।
और मुझे लगता है कि इनमें दिक्कत नहीं आई होगी। अब आप पूरी क्लास बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और इस क्लास को भी हम अपलोड कर देंगे ताकि आप फिर से देख सकें।